अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग सब कैसे हो और क्या चल रहा है? स्टडीज़ कैसी जा रही है आपकी? इलेक्शन समझ आ रही है जो मैं अपलोड कर रही हूँ? सारे कोई ऐसा मसला जो आपको हो रहा हो लेक्चर्स के दौरान, कोई चीज़ ऐसी जो आपको समझ ना आ रही हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी क्यूरी हो आपकी, आप कमेंट्स से पूछें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 का जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसको चैप्टर नंबर 1 भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन हमारी बुक में चूँकि चैप्टर नंबर 10 मेंशन है तो हम चैप्टर नंबर 10 की ही बात करेंगे। चैप्टर नंबर 10 का नाम है गैसियस चेन। आधा चैप्टर तकरीबन हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा लेक्चर है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पे। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स नाम ही ऐसे इसका इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे प्रॉब्लम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो, ऐसे प्रॉब्लम जो रेस्पिरेटरी या ब्रीदिंग सिस्टम में हो, ऐसे प्रॉब्लम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम या ब्रीदिंग सिस्टम में हो उन्हें हम कहते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। समझ आइए स्टूडेंट्स। पहला डिसऑर्डर जो हम जिसकी बात करेंगे वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस पहला डिसऑर्डर क्या है? ब्रोंकाइटिस। नाम ही बता रहा है कि ये डिसऑर्डर कहाँ पे होगा। ये कहाँ पे होगा? ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स क्या है? जब मैंने आपको एयर पैसेज में समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स क्या है, लेकिन एक दो बार फिर मैं आपको समझा देती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वो वीडियो नहीं देखी। हमने बात की थी कि हमारा जो गवर्नमेंट पाइप है वो है ट्रैकिया। जब ट्रैकिया हमारे चेस्ट कैविटी में आता है तो वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। बात की थी ना हमने, ये जो दो ब्रांचेस हैं इन्हें कहते हैं ब्रोंकाई। और ये ब्रांचेस जब लंग्स के अंदर एंटर होती हैं तो ये फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स। समझ आइए आपको कि ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई क्या चीज है। अच्छा, अगर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में प्रॉब्लम हो जाए तो इस बीमारी को कहते हैं ब्रोंकाइटिस। कैसी प्रॉब्लम, किस तरह की प्रॉब्लम होगी? अगर हम इस ट्यूब्स को अगर हम काट के देखें, अगर इस ट्यूब के अंदर म्यूकस प्रोड्यूस हो जाए, क्या हुआ? ये ट्यूब है, इसके अंदर ये म्यूकस की लेयर अकामुलेट हो गई है। ट्यूब के अंदर ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल की ट्यूब के अंदर लेयर हो गई है किसकी? म्यूकस की। अगर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल के अंदर म्यूकस की लेयर जमा हो गई है तो ये बीमारी होगी ब्रोंकाइटिस। इसकी वजह से, इस म्यूकस की वजह से क्या होगा कि ये जो ट्यूब्स हैं ये हो जाएंगी स्वेल। ये हो जाएंगी स्वेल। क्यों? क्योंकि इस म्यूकस ने इसको खराब कर दिया, इन्फ्लेमेशन कॉज कर दी है। ठीक हो गया? पहली बात तो ये स्वेल हो जाएंगी। दूसरा, ये जो इसका ल्यूमेन है, इसकी जो स्पेस है वो क्या हो जाएगी? नैरो। नैरो क्यों? लेकिन ये डेपोजिशन हुई हुई है म्यूकस की तो ये स्पेस नैरो हो जाएगी। यहाँ तक समझ आ गई आपको? अगर बात की जाए कॉजेस की, ब्रोंकाइटिस की कॉजेस की बात की जाए तो इसकी कॉज है वायरसेस, बैक्टीरिया एंड सम इरिटेंट्स। कुछ केमिकल्स जो ऐसे जो इरिटेशन कॉज करते हैं ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाइटिस में, ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाई में। समझ आ गई? कॉजेस क्या है इसके? वायरसेस, बैक्टीरिया और कुछ केमिकल जो इरिटेशन कॉज करते हैं ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। यहाँ तक समझ आ गई? आगे बात की जाए तो ब्रोंकाइटिस की दो टाइप्स हैं। टाइप्स की बात की जाए तो दो टाइप्स हैं। एक को कहते हैं एक्यूट और दूसरे को कहते हैं क्रोनिक। एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये लेस सवेयर है और ये बहुत ज़्यादा सवेयर है।
ये हमेशा क्वेश्चन आता है आपके पेपर्स में कि डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस भी ब्रोंकाइटिस की टाइप है, लेकिन ये इतनी सवेयर नहीं है। इसमें बंदा इंसान जो पेशेंट है वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। इसकी रिकवरी टाइम है 2 वीक्स, यानी कि जो पेशेंट होगा वो 2 हफ्तों में रिकवर हो जाएगा। और इसका रिकवरी वीक है 3 मंथ्स टू 2 ईयर्स, यानी कि यहाँ 3 महीने से 2 साल के दरमियान ये बीमारी ठीक होगी। इसमें लंग्स को डैमेज नहीं होगा, नो लंग डैमेज, लेकिन इसमें लंग डैमेज होगा। समझ आ गई इसकी आप लोग? अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए, किसके? ब्रोंकाइटिस के। अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो इसकी सिम्टम्स हैं चिल्स। चिल्स किसे कहते हैं? सर्दी लगना, फिर फीवर, बुखार होना, उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में प्रॉब्लम होना। पहले प्रॉब्लम को समझ आ रही है आपको? एक बार फिर रिपीट करनी है। चलिए मैं आपको फिर रिपीट करती हूँ। ऐसी प्रॉब्लम जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में होती है। क्या होता है कि जब ब्रोंकाई की जो लाइनिंग है उसके अंदर म्यूकस की डेपोजिशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो लाइनिंग है वो स्वेल कर जाती है, जो ट्यूब्स हैं वो स्वेल कर जाती हैं और जो अंदर वाला ल्यूमेन है वो नैरो हो जाता है। इसके कॉजेज क्या है? वायरसेस, बैक्टीरिया एंड इरिटेंट्स। और टाइप्स क्या है ब्रोंकाइटिस की? एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट ऐसी बीमारी है, ऐसी टाइप है ब्रोंकाइटिस की जिसमें इंसान को ज़्यादा बीमारी नहीं होती, वो बहुत जल्दी यानी कि 2 वीक्स के अंदर रिकवर कर जाता है और उसका लंग्स में परमानेंट डैमेज कोई नहीं होता। लेकिन क्रोनिक सवेयर बीमारी है, ये 3 मंथ्स टू 2 ईयर्स के बाद ठीक होती है और इसमें लंग डैमेज होने के चांसेस होते हैं। सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो सिम्टम्स हैं इसके चिल्स, यानी कि सर्दी लगना, फीवर, बुखार होना और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दुश्वारी होना। यहाँ तक समझ आ गई आपको? ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डिसऑर्डर की। नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा डिसऑर्डर 2 कौन सा है? ये आपको नाम स्पेलिंग आता ना सिखा रही हूँ। एम्फाइसीमा। ओके, ये क्या है? ये किस तरह की बीमारी है? ये दरअसल बीमारी है डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वुलाई। एल्वुलाई। मैंने आपको बताया था कि एल्वुलाई क्या है। मैंने कहा था कि लंग्स के अंदर जो यूनिट है गैसियस एक्सचेंज का वो एल्वुलाई है। एल्वुलाई क्या है? एल्वुलाई दरअसल गुच्छा नुमा, जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है ना, ऐसे होती हैं और इसके ऊपर कैपिलरीज लपेटी होती हैं। एम्फाइसीमा में क्या होता है कि इसकी जो वॉल्स हैं अंदर से वो ख़त्म हो जाती हैं, जो वॉल्स थी वो ख़त्म हो गई हैं। इसकी वजह से ऐसा लगता है कि एल्वुलाई का साइज इंक्रीज हो गया। एल्वुलाई का साइज इंक्रीज हो गया, साइज इंक्रीज हो जाता है, लेकिन इसका जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है और गैसियस एक्सचेंज होने के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा होना जरूरी है। लेकिन एम्फाइसीमा में चूंकि डिस्ट्रक्शन हो जाती है इसकी वॉल्स की, जिसकी वजह से एल्वुलाई का साइज इंक्रीज कर देता है, लेकिन एल्वुलाई का सरफेस एरिया डिक्रीज कर देता है और गैसियस एक्सचेंज में प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे इंसान सांस अंदर लेता है तो लंग एक पोजिशन में आते हैं, लंग्स आगे मूव करते हैं, लेकिन जब वो एक्सहेल करता है एयर तो लंग्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा सकते, वो उस पोजीशन में मेंटेन रहते हैं जहाँ वो सांस ले रहे हैं। अच्छा, इसके अगर सिम्टम्स की बात की जाए, तो इसके सिम्टम्स में आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग, थकावट होना। अब ये आपने समझना कि आपको अगर थक रहे हो तो आपको एम्फाइसीमा ही है, कोई और प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, आपको मैलन्यूट्रिशन भी हो सकती है। और वेट लॉस,
जिसको ये बीमारी होगी उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, थकावट महसूस करेगा और उसका वेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन इस बीमारी का एक मसला, जब इंसान को ये बीमारी पता चलती है तब वो अपनी लंग्स में जो एल्वुलाई है 50 to 70% अपना एल्वुलाई खो चुका होता है। इतनी हद तक बीमारी फैल चुकी होती है कि लंग्स 70% तक 70% तक डैमेज हो जाता है। यहाँ तक समझ आ गई आपको? ओके, नेक्स्ट हमारा जो थर्ड डिसऑर्डर है वो है निमोनिया। इसका नाम तो आपने सुना होगा, निमोनिया का नाम आपने सुना है या नहीं? अक्सर सर्दियों में बच्चों को निमोनिया हो जाता है। अच्छा चलिए आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। थर्ड हमारा डिसऑर्डर क्या है? निमोनिया। इसमें जो पी है वो साइलेंट है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं निमोनिया। अच्छा, अगर ये दोनों लंग्स, अगर ये बीमारी दोनों लंग को इफेक्ट करे तो इसको हम कहते हैं डबल निमोनिया। अगर एक लंग को हो तो निमोनिया, अगर दोनों लंग्स को हो तो डबल निमोनिया। इसके कॉजेज की अगर बात की जाए तो इसके कॉजेज में एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe। वो बैक्टीरिया कॉज करता है निमोनिया। कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe। और एक वायरस है, वायरस नाम है इन्फ्लुएंजा। ये भी वायरस क्या करता है? निमोनिया कॉज करता है। इसमें क्या होता है, जो कॉजेटिव एजेंट है यानी कि बैक्टीरिया या वायरस, वो हमारे लंग्स में एंटर होते हैं, हमारे सांस के जरिए हमारे लंग्स में एंटर होते हैं और लंग्स में एंटर होकर ये प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, ये अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। जब ये नंबर को इंक्रीज करते हैं तो एल्वुलाई के अंदर, ये देखिए ये एल्वुलाई है, एल्वुलाई के अंदर यहाँ पस अकामुलेट हो जाती है। पस अकामुलेट होती है, यही पस जो है निमोनिया की वजह है। क्या होगा, बैक्टीरिया अंदर आएगा, वहाँ ग्रोथ स्टार्ट करेगा, इसके टिश्यूज को रप्चर करेगा और यहाँ पस अकामुलेट हो जाएगी। यही पस जो है वो निमोनिया कॉज करेगी। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स की अगर बात की जाए, इसका हाई फीवर, ज़्यादा तेज बुखार होना, ठीक है, शिवरिंग, सर्दी की वजह, सर्दी लगना जिसकी वजह से इंसान कांपना शुरू हो जाए, ठीक है, एंड कफिंग, खांसी लगना। नेक्स्ट सेप्टम प्रोडक्शन। सेप्टम किसे कहते हैं? रेशे को। यहाँ तक समझ आ गई आपको? अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसके ट्रीटमेंट में दो चीजें आती हैं। ट्रीटमेंट की बात की जाए, इसके ट्रीटमेंट में दो चीजें आती हैं। एक है वैक्सीन्स और दूसरी है एंटीबायोटिक्स। वैक्सीन यूज होती है अगेंस्ट द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe। इसका नाम है, इस वैक्सीन का नाम है, ये वैक्सीन यूज होती है किसके अगेंस्ट? बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe, ताकि ये वैक्सीन ली जाए जब भी बैक्टीरिया अंदर आए हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अवेक हो जाए और वो इस बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ाई करके इसे मार दे। और एंटीबायोटिक, नाम ही बता रहा है, एंटी का मतलब होता है किल, बायोटिक लाइफ, ऐसी मेडिसिन जो लाइफ को किल करे, बैक्टीरिया और वायरस को वो किल करेगी ताकि वो इन्फेक्शन कॉज ना करे। दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। निमोनिया अगर दोनों लंग्स में हो तो उसे कहते हैं डबल निमोनिया। इसके कॉजेज दो हैं, बैक्टीरिया और वायरसेस। वो बैक्टीरिया जो निमोनिया कॉज करता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe और वो वायरस जो निमोनिया कॉज करता है उसका नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस। सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो निमोनिया के सिम्टम है हाई फीवर, ज़्यादा तेज बुखार होना, शिवरिंग, कांपना, कफ, खांसी लगना और सेप्टम प्रोडक्शन यानी कि रेशा बनना। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसमें दो ट्रीटमेंट आती हैं, वैक्सीन और एंटीबायोटिक। मैं आपको लास्ट चैप्टर में इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगी कि वैक्सीन और एंटीबायोटिक में क्या डिफरेंस है।
लेकिन अभी थोड़ा सा बता रही हूँ कि एंटीबायोटिक वैसी वो चीज़ है जो बीमारी लगने से पहले हम ली जाती है, ताकि अगर कोई भी जरासीम हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट फाइट करके उसे मार दे, ताकि हम बीमार ना हो। और ट्रीटमेंट में दूसरी चीज़ आती है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक वो मेडिसिन है जो लाइफ को किल करती हैं। फॉर एग्जांपल जो बैक्टीरिया है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा हम एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे, एंटीबायोटिक उसको किल कर देगा और हमें वो बीमारी नहीं होगी, या होगी तो ठीक हो जाएगी। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट लास्ट जो हम डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे वो है एस्थमा। एस्थमा का नाम तो आप लोगों ने अक्सर ड्रामास और मूवीज में भी देखा होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे एस्थमा बेसिकली है क्या। फोर्थ डिसऑर्डर क्या है हमारा, एस्थमा। दरअसल ये डिसऑर्डर या बीमारी नहीं, ये एक एलर्जी है। ये एक एलर्जी है। क्या होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारे सांस की नाली है उसके अंदर म्यूकस अकोमोडेट हो जाता है। क्या होता है, एयरवेज के अंदर म्यूकस अकोमोडेट हो जाता है। म्यूकस अकोमोडेट हो जाता है और दूसरा एयरवे कंस्ट्रक्ट कर जाती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। यानी कि ये एयरवे है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी और इसकी जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा। अब क्या है, इसमें कुछ एलर्जेंस हैं, उसकी वजह से एस्थमा का अटैक आता है। कौन से एलर्जेंस हैं, डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स। अगर कोई पेशेंट जो एस्थमा का पेशेंट है, कोई भी इंसान जो एस्थमा का पेशेंट है, जब वो इन एलर्जेंस को फेस करता है तो क्या होता है, फौरन उसकी वॉल्स होती हैं, उसकी एयरवेज की जो वॉल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है उसी टाइम, और उसको सांस लेने में मसला आने लग पड़ता है। क्या होता है, इसकी सिम्टम्स क्या हैं वो हम बात करेंगे। इसके सिम्टम्स में अगर हम सिम्टम्स की बात करें, सॉरी स्टूडेंट्स, अगर हम सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स ऑफ एस्थमा की बात करें तो पहला सिम्टम है इसका कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में प्रॉब्लम। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, या आप लोगों ने किसी को फेस किया हो, तो जो पेशेंट्स होते हैं जो एस्थमा को सफ़र कर रहे होते हैं, जब भी वो किसी एलर्जन को फेस करते हैं तो उनके सांस लेने में प्रॉब्लम फेस होने पड़ती है, वो प्रॉब्लम फेस करते हैं टू ब्रीथ। पहले सिम्टम की समझ आ गई आपको। दूसरा, जब वो सांस लेते हैं तो सांस लेते हुए साउंड प्रोड्यूस होती है, उस साउंड कहते हैं व्हीजिंग। सांस लेते हुए आवाज़ का प्रोड्यूस होना, इसे कहते हैं व्हीजिंग। चेस्ट टाइटनेस, ऐसे लगता है जैसे सीने में बोझ पड़ा हुआ है जिसकी वजह से सांस नहीं ले जा रही। कफिंग, खांसी होना। अब इसके अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए, तो इसकी ट्रीटमेंट्स में इनहेलर्स यूज होते हैं, जो पंप्स नहीं होते, हमें देखा होता है अक्सर वो पंप्स यूज करते हैं इनहेल करने के लिए। वो उस इनहेलर के अंदर केमिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो केमिकल क्या करते हैं, जो कंस्ट्रक्टेड वॉल्स है इनको रिलैक्स करते हैं और वो अपनी जगह पे वापस आ जाती हैं। यानी कि कंस्ट्रक्टेड वॉल्स को रिलैक्स करके अपनी जगह पे वापस लेके आते हैं, ताकि इंसान सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही है उसको फेस ना करे और वो जल्दी रिकवर कर जाए। ओके स्टूडेंट्स, आपको आज का लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट्स लिख के मुझे बताएं। आपके यही कमेंट्स, ये लाइक करना, सब्सक्राइब करना, यही मुझे इंकरेज करता है ताकि मैं आगे फर्दर वीडियोस बनाऊं। तो आप मुझे, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। कोई क्वेरी हो, कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर ऑल क्वेरीज इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। फिर मुलाकात होगी।